जब आप फाइलर होने का फ़ैसला करते हैं तो 5 ऐसी बड़ी गलतियाँ हैं जिनसे आपने बचना है। ये इतनी बड़ी गलतियाँ हैं कि अगर आपने इनमें से किसी एक गलती को भी सरअंजाम दे दिया तो फिर उसका ख़ुमियाज़ा आपको सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो 4th नंबर पे गलती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको गौर से सुनिएगा और समझिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। सबसे पहली जो आपने गलती नहीं करनी वो ये है कि डोंट स्किप द रिसर्च। देखिए, कोई भी काम करने से पहले या इवन कि कोई चीज़ ख़रीदने से पहले आप उसके बारे में एटलीस्ट थोड़ी बहुत रिसर्च कर लिया करें। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को ज़रूर स्टडी किया करें। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मैं फाइलर तो हो गया हूँ, अब आगे क्या करना है, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। और कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि ये जो मैंने ATL का चालान पे किया है, क्या ये मुझे हर साल पे करना है? तो इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ये आपको पहले से पता होने चाहिए। ये आपको तभी पता चल सकते हैं जब आपने इस पे थोड़ी बहुत रिसर्च की होगी। रिसर्च करने का क्या तरीकाकार है, आप गूगल पे जाएँ, वहाँ पे इसको थोड़ा सा स्टडी करें, कुछ यूट्यूब पे वीडियोज़ देखें। पाकिस्तानियों के लिए मेरी 2 ऐसे वीडियोज़ हैं जो अगर आप देख लेते हैं तो आपके ये तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एक फाइलर वर्सेस नॉन फाइलर और दूसरी फाइलर कैसे बने। और अगर आप ओवरसीज़ हैं तो मेरी 2 वीडियोज़ ऐसी हैं जो अगर आप देख लेते हैं तो इसमें आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। नंबर 1, ओवरसीज़ को फाइलर बनना चाहिए या नहीं, और नंबर 2, ओवरसीज़ को रिटर्न जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मेरी लॉ फर्म की कंसल्टेंसी सर्विसेज आप ले सकते हैं। उसमें आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स, आपके सवालात हो, आप पूछ सकते हैं। देखिए, बिना रिसर्च के फाइलर होना ऐसे ही है जैसे आप किसी गाड़ी में बैठ के उसके बारे में पूछते हैं कि ये किधर जा रही है, कौन से शहर में जा रही है। अगर आपने लाहौर जाना है या इस्लामाबाद जाना है तो आप पहले पता करें कि कौन सी गाड़ी कहाँ से लाहौर जा रही है या इस्लामाबाद जा रही है, तो तब आप उसमें बैठें। तो जब आप फाइलर होने के लिए जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि फाइलर होने के बाद आपको ये चीज़ें कहाँ पे लेके जाएगी, आपने क्या करना है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। नंबर 2 जो गलती लोग करते हैं कि जो आपने नहीं करनी वो ये कि नेवर बिकम अ फाइलर फ्रॉम अ नीम हकीम। नीम हकीम के पास लोग 2 वजूहात की वजह से जाते हैं। या तो अपनी कम इल्मी की वजह से कि उनको पता ही नहीं होता कि ये नीम हकीम है, या कम फीस की अट्रैक्शन की वजह से। पिछले दिनों मुझे कराची से एक सीनियर सिटीज़न पर्सन की कॉल आई और वो लिटरली अपने कंसल्टेंट को गालियाँ दे रहे थे क्योंकि उनके कंसल्टेंट ने उनका बहुत ज़्यादा काम ख़राब किया हुआ था और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो अपनी लाइल्मी की वजह से नीम हकीम के पास चले गए थे और अपना काम उन्होंने इतना ज़्यादा ख़राब कर लिया था और उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली नुकसान हुआ उसकी वजह से। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंसल्टेंट नीम हकीम है या अपने काम में माहिर है। तो मैंने उनको बताया कि जो नीम हकीम की सबसे इम्पोर्टेंट निशानी होती है वो ये होती है कि वो फ़ीस कम मांगते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि कितनी फ़ीस को हम कम कह सकते हैं और कितनी फ़ीस को ज़्यादा कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो एवरेज कंसल्टेंट है वो 7 से 10,000 रुपये रिटर्न की फ़ीस मांगता है। और इसके अलावा कुछ कंसल्टेंट्स 15,000 भी लेते हैं, 20,000 भी लेते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है उनके काम के ऊपर, और इसमें कुछ हद तक उनकी पर्सनल रीज़न्स भी होती हैं जिसकी वजह से वो इतनी फ़ीस मांगते हैं। लेकिन जो नीम हकीम होगा वो आपसे 2500 से ज़्यादा फ़ीस डिमांड नहीं करेगा, और इवन कि वो आपको 500 तक फ़ीस भी ऑफ़र कर देगा। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको काम नहीं आता, और दूसरा वो आपको दाना डालते हैं, दाना डाल के आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद फिर आपका काम ख़राब करते हैं और काम ख़राब करके आपसे पैसे कमाते हैं। जबकि जो एक्सपर्ट होता है वो आपको डे फर्स्ट से सेव रखने की कोशिश करता है। वो आपका फ़ायदा सोचता है क्योंकि उसने अपनी फ़ीस जितनी लेनी होती है वो ले चुका होता है। इसीलिए कहते हैं कि सस्ता पड़ेगा महंगा, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। नंबर 3 जो गलती आपने नहीं करनी कि डोंट ओवरलुक योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर वाइल रजिस्टरिंग योरसेल्फ इन एफबीआर। बहुत सारे लोग इस छोटी सी चीज़ पर ध्यान नहीं देते या उनके इल्म में नहीं होता कि जब वो फाइलर हो जाते हैं वो ये चेक नहीं करते कि क्या उनके अकाउंट में उन्हीं का मोबाइल नंबर और ईमेल दिया गया है। फेक कंसल्टेंट्स अपना ईमेल और मोबाइल नंबर आपके अकाउंट में दे देते हैं और ऐसा करके वो ये समझते हैं कि पता नहीं आपको उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया है, अब आप ही उनके कस्टमर क्लाइंट रहेंगे। उनको ये नहीं मालूम होता कि क्लाइंट ज़बरदस्ती नहीं बल्कि अच्छी सर्विस से रिटेन होते हैं।
लेकिन उनकी ये गलत प्रैक्टिस की वजह से आपको ये नुकसान होता है कि कल को अगर खुदा न खास्ता आपका लॉयर कंसल्टेंट फोत हो जाता है, आपके साथ उसका राब्ता मुनक़ता हो जाता है, या वो आपको इग्नोर करता है, या आप अपना लॉयर चेंज करना चाहते हैं, तो आपको पासवर्ड लेने में मुश्किलात पेश आती हैं। अगर तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आपके अकाउंट में लगा होगा तो आप इजीली उसको रिकवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको एफबीआर में जाना पड़ता है या हमारे ज़रिए अपना पासवर्ड रिकवर करवाना पड़ता है, जिसकी आपको कुछ कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है। नंबर 4, डोंट हाइड योर इनकम एंड वेल्थ। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये सोचते हैं कि हम अपने असासे या इनकम ज़ाहिर करेंगे तो वो एफबीआर की नज़रों में आ जाएगी और एफबीआर हमें नोटिस भेजेगी और हमसे पूछेगी कि ये माल कहाँ से आया है, लिहाजा मुझे इस पे टैक्स दो, और हो सकता है वो इस पे जुर्माना भी आयद कर दे। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। एफबीआर को तमाम चीज़ें मालूम हैं कि आपके नाम पे क्या एसेट्स हैं, क्या आपकी इनकम है, आपका बैंक बैलेंस क्या है, और इवन कि आपने फ़ॉरेन ट्रिप्स कितने किए हैं वो भी रिकॉर्ड उसके पास मौजूद है। अगर एफबीआर ने आपसे ये चीज़ें डिमांड करनी हो तो उसके लिए आपका फाइलर होना या आपके एसेट्स आपको ज़ाहिर करना ज़रूरी नहीं है। उसके बगैर ही एफबीआर आपसे ये चीज़ें मांग सकती है। रियलिटी ये है कि एफबीआर एसेट्स पे नहीं बल्कि इनकम पे टैक्स लेती है, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपनी तमाम दौलत वॉलंटरली अपनी रिटर्न्स में डिक्लेयर करनी है। जो अगर आप डिक्लेयर नहीं करते तो वो बाद में जुर्माना भर के आपको डिक्लेयर करवानी पड़ती है। अब ये सुन के कुछ लोग उल्टी छलांग मारने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने ज़्यादा पैसे शो करवा दें रिटर्न में ताकि हमारी वाइट मनी ज़्यादा शो हो जाए, और अगर कल को हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसको प्रूव करना आसान हो जाए। तो भाई मेरा आपको ये मशवरा है कि आपकी जितनी एक्चुअल में इनकम और एसेट्स हैं वही डिक्लेयर करवाएं। अगर आप ज़्यादा या कम करवाएंगे तो वो आपको प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको भारी जुर्माना उठाना पड़ सकता है। और अगर आप कल को कोई मज़ीद एसेट बाय करते हैं तो उसके आपके पास एविडेंस होनी चाहिए। और ये पाकिस्तान है, इसमें हर मसले का हल निकल आता है, इसमें टेंशन नहीं लेनी आपने। नंबर 5 जो गलती आपने नहीं करनी वो ये है कि डोंट इग्नोर द एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस। बहुत सारे लोगों के इल्म में ये बात नहीं है कि जो टैक्स आपका रिटर्न में बन रहा है वो आप ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं। वो टैक्स जो आप ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं उसको आप अपनी रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं, एडजस्ट करवा सकते हैं और रिफ़ंड भी ले सकते हैं। लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो आपने टैक्स पे किया है, या टेलीकम्युनिकेशंस लाइक जैज़, यूफोन, टेलीनॉर वगैरह में जो आपने टैक्स पे कर रखा है, या बैंक्स में विदहोल्डिंग टैक्स की सूरत में आपने जो टैक्सेस कटवाए हैं, जो भी इनकम और विदहोल्डिंग टैक्स आपका डिडक्ट हो चुका है उसको आप अपनी रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। क्लेम एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि अगर आपके रिटर्न में टैक्स 100 रुपये बन रहा है और 70 रुपये आपने ऑलरेडी पे कर रखे हैं, तो उस 70 रुपये को आप यहाँ पे एडजस्ट करवा के जो बकिया 30 रुपये बनते हैं वो आप पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टैक्स इजाफी पेड हो, मिसाल के तौर पे आपका रिटर्न में टैक्स 100 रुपये बन रहा है लेकिन आपने जो ऑलरेडी पे कर रखा है वो 150 रुपये है, तो जो मज़ीद 50 रुपये हैं उसको आप रिफ़ंड ले सकते हैं, वापस ले सकते हैं। रिफ़ंड लेने का क्या प्रोसीजर है, इसके मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।